Hello dear learners, I am back with another video and ये जो लेक्चर सीरीज़ लाने का मेरा एक इम्पॉर्टेंट मोटिव ये भी था कि मुझे एक कमेंट आया था कि अनोवा इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रहा है एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये एक बहुत ही अच्छा एक इस पे लेक्चर तैयार हो सकता है जिसमें आपको हेल्प हो जाए, आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं आपको मे बी आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट बहुत अच्छे से, बट हाँ जितना भी मैंने जो मैं ट्राई कर पाई, आई हैव मेड द वीडियो। तो इसको अंत तक देखना, क्योंकि अगर इसको बीच में छोड़ोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कैसे क्या पूरा चल रहा है। तो इसमें मैंने 1 वे एंड 2 वे दोनों मैंने इस वीडियो में आई हैव ब्रॉट। रिपीटेड मेजर अनोवा का एक अनदर वीडियो है, उसकी लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन, गो थ्रू दैट वीडियो एंड उससे आप रिपीटेड मेजर अनोवा भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे तरीके से अगर आपको इंटरप्रिटेशन समझना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड में ही इंटरप्रिटेशन है। बीच में ऑफकोर्स पहले कैलकुलेशन रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि उसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे कि ये जो वैल्यूज़ आई है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आई हैव सीन बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड मे बी उनको यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग जो भी आई एम एक्सप्लेनिंग उससे आपको हेल्प मिल रही है, आप तभी उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऑफकोर्स बिकॉज दिस इज़ नॉट एनी एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये इज़ जस्ट फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा एंड येस, अगर आपको कुछ और अच्छा कोई टॉपिक और उसके बारे में आपको चाहिए कि मैं उसको लेकर आऊँ तो आप भी कमेंट करके बोल सकते हो, आई विल ब्रिंग दैट टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैनल साइकोलॉजी की पाठशाला में एंड पढ़ते हैं व्हाट इज़ 1 वे एंड 2 वे अनोवा। सबसे पहले तो अनोवा की ना कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप पूरा वीडियो भी देख लोगे तब भी आपको नहीं आएगा कि वो क्या है। तो डीवी आईवी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफकोर्स सबको पता होगा, बट फिर भी इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करूं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिस पे हम किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन को देखते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं जिसके ऊपर हम एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन विच इज़ डन ऑन अ वेरिएबल एंड इट्स इम्पैक्ट इज सीन। जिस पे हम इम्पैक्ट देख रहे हैं वो डीवी है, और आईवी क्या है जिसको हम मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लें आईवी और डीवी का। तो जैसे कि स्विच एंड फैन, अगर हमने स्विच को ऑन ऑफ किया तो ये मेरा आईवी है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हम स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो क्या होता है, या तो पंखा चलता है या तो पंखा बंद हो जाता है। तो इसका स्विच के ऑन ऑफ होने का इम्पैक्ट हम पंखे पर देख रहे हैं, तो पंखा यहाँ पे क्या हुआ, डीवी हुआ, और जो स्विच है वो आईवी हो गया। उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि हम पंखे को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। हमें जब बंद करना हमने बंद किया, ऑन करना ऑन किया, उसको 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे जिस पे चलाना हम चला रहे हैं। तो जितने भी मैनिपुलेशंस हम कर रहे हैं वो हम स्विच या रेगुलेटर के थ्रू करते हैं, तो दैट इज़ माई आईवी, एंड जिस पे उसका इफेक्ट आ रहा होता है वो डीवी होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है अगर आईवी और डीवी को समझना है तो। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है? अनोवा में हम 2 तरीके के हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक बनाते हैं नल हाइपोथेसिस, एक बनाते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस का में हम ये हमेशा बनाएंगे कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप और मीन। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप और मीन, वो आगे जाके आपको समझ आएगा कि अनोवा में हम करते क्या हैं। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि नल हाइपोथेसिस में ये होता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप और मीन्स। ठीक है, और जिस तरीके का भी रिजल्ट आता है उस हिसाब से हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये भी कैसे करेंगे ये आगे की वीडियो में है। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? जब हमने ये बोल दिया व्हेन इट इज़ थ्योराइज्ड कि यस देयर इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि ये आपको पहले ही पता है कि हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव सोल्यूशन है टू अ प्रॉब्लम जो कि हम पहले ही बनाते हैं। तो हमने नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पहले ही बना दी। नल हाइपोथेसिस को हम H0 बोलते हैं और इसको H1।
अब अनोवा टर्मिनोलॉजी में फैक्टर्स और लेवल्स होते हैं। आईवी को हम हमेशा फैक्टर कहते हैं, विच अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आईवी क्या है? आईवी इज अ फैक्टर। लेवल क्या है? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आईवी जिसे हम यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ यूज़ किया, फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ सीरियल्स मेरा आईवी है। सीरियल्स के अंडर में बहुत सारे अलग अलग सीरियल, मान लो हमने 3 तरीके के सीरियल्स ले लिए, तो वो क्या है? वो लेवल्स हो गया। तो एक फैक्टर के, मान लो हमने अगर उस फैक्टर की 1-2 चीज़ें ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, ये जस्ट एक एग्जांपल से समझना अभी कि एक फ्रूट है, फ्रूट एक फैक्टर है, बट उसके बाद हमने मैंगो एंड एप्पल ले लिया तो वो मेरे लेवल्स हो गए। ठीक है। अब अनोवा क्या है? अनोवा जो होता है, इट्स एन एनालिसिस टूल जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, राइट, विच स्प्लिट्स एन ऑब्जर्व्ड एग्रीगेट वेरिएबिलिटी फाउंड इनसाइड द डेटा इनटू 2 पार्ट्स, सिस्टमैटिक फैक्टर एंड रैंडम फैक्टर। मतलब कि जो भी वेरिएबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं एक सेट डेटा सेट में, उसको हम सिस्टमैटिक फैक्टर एंड रैंडम फैक्टर से कैटेगराइज करते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स फैक्टर, सिस्टमैटिक फैक्टर होता है, उसका इन्फ्लुएंस डेटा सेट पर होता है और रैंडम फैक्टर्स का नहीं होता है। तो टी और जेड टेस्ट जो है वो 20th सेंचुरी में बनाया गया था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, जब तक रोनाल्ड फिशर ने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस नहीं लेके आए थे, तब तक हम टीज और जेड टेस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद अनोवा आ गया, और अनोवा जो है वो टी और जेड टेस्ट का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, ये एक फिशर की बुक आई थी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर रिसर्च वर्कर्स, उसमें इन्होंने ये, उसके बाद जब ये इस पर अपीयर हुआ, उसके बाद ये इस तरीके से आया। तो ये एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जो कि वेरिएंसेस को कंपेयर करता है अक्रॉस द मीन या एवरेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप। मतलब मान लो हमने अलग अलग ग्रुप्स ले लिए और हमने उस ग्रुप के, मान लो हमने 2 ग्रुप लिए, उस पर हमने एक टेस्ट कंडक्ट करवाया, उसके स्कोर्स आए, उस 2 ग्रुप के हमने मीन निकाले, मीन यानी एवरेज निकाला। तो ये क्या करेगा? ये वेरिएंसेस को कंपेयर करेगा अक्रॉस द मीन। वेरिएंस का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा देयर इज अ डिस्पर्जन ऑफ द स्कोर्स में कितनी वेरिएबिलिटी है, कितना डिफरेंस है, कितना स्कोर वो है, स्प्रेड है। ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब एक आई एम रियली सॉरी बट ये कुछ आई थिंक समथिंग टेक्निकल वो हो गया है, तो इसको इग्नोर कर देना। To study the effectiveness of different diabetes medications, scientists design an experiment to explore the relationship between type of medicine and resulting blood sugar level। अब हमको ये देखना है कि अलग अलग डायबिटीज़ के मेडिकेशंस का क्या इफ़ेक्ट आता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल पर, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? टाइप ऑफ मेडिसिन का ब्लड शुगर लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सैम्पल पॉपुलेशन यहाँ पर क्या हो गया? कुछ लोग हो गए, हमने सैम्पल पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में किया और हर ग्रुप को एक पर्टिकुलर मेडिसिन दे दी। मान लो हमने 3 टाइप की मेडिसिन को टेस्ट करना चाहा और उसके लिए हमने 3 ग्रुप ले लिए, 3 ग्रुप्स, 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। ईच ग्रुप विल बी एडमिनिस्टर्ड विथ 1 काइंड ऑफ मेडिसिन। पहली ग्रुप को हमने कुछ और मेडिसिन दी, दूसरी को कुछ और दी, तीसरी को कुछ और दी, और इसका इम्पैक्ट हमने ब्लड शुगर लेवल पर देखा। तो हर ग्रुप के लिए जो मीन ब्लड शुगर लेवल है उसको कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद ये कंपेयर किया जाएगा कि इफ़ दे आर स्टैटिस्टिकली डिफरेंट और दे आर सिमिलर, क्या उनके इस मेडिसिन को लेने के बाद उनके ब्लड शुगर लेवल में कोई डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी है। तो अनोवा टेस्ट क्या अलाउ करेगा? 2 ग्रुप्स के मतलब 2 ग्रुप से ज़्यादा का कंपैरिजन भी हम सेम टाइम पे कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि इज़ देयर एनी रिलेशनशिप दैट इज़ एग्जिस्टिंग बिटवीन देम और नॉट। अनोवा फार्मूला में का जो रिजल्ट आता है, जो एफ स्टैटिस्टिक्स आती है, उसको एफ रेशियो भी कहा जाता है। इससे क्या होगा? मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ डेटा की एनालिसिस को हम कर सकते हैं एंड ये वेरिएबिलिटी को डिटरमाइन करेगा बिटवीन सैंपल एंड विद इन द सैंपल। अब इसका मतलब क्या है
कि लास्ट में जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम एक एफ रेशियो निकालते हैं और उस एफ रेशियो की मदद से हम ये पता लगाएंगे कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। अगर कोई रियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसको हम नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं ऑफ कोर्स, तो अनोवा का जो एफ रेशियो स्टैटिस्टिक्स है वो हमेशा 1 के क्लोज रहेगा। ठीक है, अनोवा को यूज़ करके रिसर्चर जो है आउटकम्स की वेरिएबिलिटी को डिटरमाइन करता है कि क्या वो चांस की वजह से है या क्या वो उन फैक्टर्स की वजह से है जो एनालिसिस में हुए हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। अब अनोवा का आउटकम जैसा पहले बोला एफ स्टैटिस्टिक्स है, तो ये जो रेशियो है वो क्या बताएगा, विद इन ग्रुप वेरिएंस और बिटवीन ग्रुप वेरिएंस का क्या डिफरेंस है, जिससे कि एक फिगर आ रहा है और हम उसमें एक कंक्लूजन लगाते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। ये इसलिए मेरे वीडियो में थोड़ा रेपिटेशन होता है क्योंकि मैं अलग अलग जगह से मैटर लेती हूँ। इट्स नॉट ओनली दैट आई ब्रिंग इट ओनली फ्रॉम वन किताब या एक नेट या एक चीज़ से, ये मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बोला है, बट हो सकता है कि कोई नया हो जो मेरे इस वीडियो को देख रहा हो। सो फॉर दैट ऑल्सो आई एम क्लियरिंग कि कुछ रेपिटेशन ज़रूर मिलेंगे कि एक बार को बार बार क्यों बता रहे हैं, नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं अलग अलग जो भी एक होता है ना, इंग्लिश का भी एक अलग अलग तरीका होता है अपना लिखने का, तो हर जगह आपको कुछ अलग तरीके से आएगा, तो इसीलिए आई ऑलवेज ब्रिंग एवरीथिंग कि आपको समझ आ जाए कि भाई इसका भी मतलब यही है जो आप समझना चाह रहे हैं। ठीक है, इफ़ देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करेंगे और एफ रेशियो लार्जर होगा। अब देखो इस चीज़ का जो मतलब है ना, ये आपको इंटरप्रिटेशन करते समय पता चल जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि इफ़ देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप, तो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया जाएगा और एफ रेशियो लार्जर होगा। अब एफ रेशियो किससे लार्जर होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको देखने के लिए मेरी वीडियो को आगे ज़रूर देखो ताकि वो क्लियर हो। अब मैं सब कुछ अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर आप क्या करोगे कि आप इतना सा देखकर आप हो जाओगे, आपका ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अगर कोई भी चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझना है तो उसके पूरे इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज़ें क्लियर होती हैं। मैंने भी इसको कई बार पढ़ा है, इनफैक्ट ये लेक्चर लाने से पहले भी आई हैव स्टडीड इट मेनी टाइम्स और अलग अलग जगहों से पढ़ के इसको लेकर आए हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हमें अलग अलग ग्रुप्स को कब पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि मान लो कोई ग्रुप ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट्स है, उन्होंने 3 थेरेपी को इस्तेमाल किया, काउंसलिंग, मेडिकेशन, बायोफीडबैक। अब उनको ये देखना है कि कौन सी थेरेपी किससे अच्छी है, तो इसके लिए हम अनोवा यूज़ कर सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 2 अलग अलग तरीके हैं लाइट बल्ब बनाने के, उसको ये देखना है कि कौन सा प्रोसेस अच्छा है, तब वो अनोवा यूज़ कर सकता है ना। स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजेस के, उन्होंने सेम एग्ज़ाम को लिया, उनको ये देखना है कि एक कॉलेज आउट परफॉर्म कर रहा है दूसरे को, तब हम अनोवा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे केसेस में अनोवा को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है 1 वे एंड 2 वे। अब ये 1 वे और 2 वे क्या है, रिपीटेड मेज़र तो आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल जाकर उसको पढ़ो, उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन की है चीज़ें। 1 वे एंड 2 वे का मतलब होता है नंबर ऑफ आईवीज इन योर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट। आप कितने आईवी ले रहे हैं अपने टेस्ट में। 1 वे के नाम से ही पता चल रहा है 1 आईवी, और 2 वे के भी नाम से पता चल रहा है 2 आईवी। ठीक है, तो 1 वे में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है 2 लेवल के साथ, जैसे ब्रांड ऑफ सीरियल्स। अभी जैसे एक एग्जांपल बताया भी था मैंने सीरियल से रिलेटेड, ये वो वाला सीरियल नहीं था, ये हिंदी टीवी सीरियल नहीं था, वो खाने वाले वो सीरियल्स थे। 2 वे क्या है, 2 आईवी, इसके मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 वे एनालिसिस में मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, बट 1 वे में एक आईवी के सिर्फ 2 लेवल होते हैं। जब 2 लेवल होते हैं तो 1 वे ही लगाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। ग्रुप और लेवल्स आर डिफरेंट ग्रुप विद इन द सेम आईवी। ग्रुप या लेवल क्या है, 1 वे में अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं एक ही आईवी में। जैसे अगर ब्रांड ऑफ सीरियल को हम देखें तो ब्रांड ऑफ सीरियल सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके अंडर में लकी चार्म, रेजिन ब्रांड, कॉर्नफ्लेक्स 3 लेवल है। ठीक है, अब अगर आपने दूसरे वाले में 2 वे में जहाँ पे 2 आईवी है, वहाँ पे हमने ब्रांड ऑफ सीरियल भी ले लिया, हमने कैलोरीज भी ले ली। तो ब्रांड ऑफ सीरियल तो हमने ये 3 लिए, कैलोरी में हमने ले लिया स्वीटन, अनस्वीटन, 2 लेवल, 3 into 2 हो गया, है ना। 3 into 2 बोलते हैं ना
कि 3 into 2 का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3 into 2। ये अब अगली बार से थोड़ा सा एक ब्लैंक शीट भी लाना पड़ेगा बताने के लिए। 3 into 2 का क्या मतलब है, 3 into 2 का मतलब ये होता है कि 2 IVs हैं, एक IV का 3 लेवल है और एक दूसरे वाले IV का 2 लेवल है। ये हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये मैं इतना कंफ्यूज हुई, मुझे तो समझ नहीं आता था कि ये होता क्या है, बट आफ्टर रेपिटेड स्टडी समझ आ जाता है। तो इसका मैं आपको बता रही हूँ सिंपल, अगर आपको दिक्कत फेस होती है तो ये इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू कि 3 into 2 का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है 2 IV हैं, एक के 3 लेवल हैं और दूसरे के 2 लेवल्स हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन, अब एक वर्ड आता है रेप्लिकेशन। इट्स वेदर यू आर रेप्लिकेटिंग, दैट इज डुप्लीकेटिंग योर टेस्ट और नॉट विथ मल्टीपल ग्रुप्स। अगर 2-वे अनोवा होता है विथ रेप्लिकेशन तो इसका मतलब होता है कि आपके पास 2 ग्रुप्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं विद इन दैट ग्रुप दे आर डूइंग मोर देन वन थिंग, यानी 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 कॉलेजेस टेकिंग 2 टेस्ट। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक ग्रुप है जो 2 टेस्ट ले रहा है तो हम बिना रेप्लिकेशन के यूज़ करेंगे वर्ड को। ये खाली जान लो, पूछता है क्योंकि इसलिए मैंने इसको रेप्लिकेशन वाला भी इसमें डाल दिया था। 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, 1-वे 2-वे। 2-वे टेस्ट विद और विदाउट रेप्लिकेशन हो सकता है। 1-वे अनोवा क्या होता है, जब हमें बस टेस्ट करना है 2 ग्रुप के बीच में कि क्या कोई डिफरेंस है। 1-वे 2-वे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। 2-वे अनोवा विदाउट रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, जब आपके पास एक ग्रुप है एंड सेम ग्रुप को हम डबल टेस्ट कर रहे हैं। तो 2-वे अनोवा विदाउट रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि मेरे पास एक ग्रुप है और हम सेम ग्रुप को डबल टेस्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे प्री एंड पोस्ट टेस्ट कोड्स होते हैं ना, जैसे कि अगर हमने एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को बिफोर एंड आफ्टर किया, जैसे पोस्ट टेस्ट एंड प्री टेस्ट भी आपने पढ़ा होगा, वो भी एक एग्जाम्पल है इसका, वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 1-वे अनोवा क्या है, 1-वे अनोवा is used to compare 2 means from 2 IV unrelated groups using F distribution. The null hypothesis for the test is that the 2 means are equal. Significant result means that 2 means are unequal. एग्जाम्पल 1-वे अनोवा कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपके पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, रैंडमली छोटे छोटे ग्रुप्स में हैं, अलग अलग टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। जैसे आपको टी का वेट लॉस पे इफेक्ट चेक करना है, ठीक है, और उसके लिए अलग अलग टी ले ली, 3 तरीके की, ग्रीन टी, ब्लैक टी, नो टी, इसका आपको इफेक्ट। इसमें भी देखो थोड़ा सा ये गड़बड़ ज़रूर हो गया है, बट पता नहीं कैसे इस वाले में हो गया ये, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, कंप्यूटेशन एंड इंटरप्रिटेशन के साथ। ये इस लेक्चर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने अभी तक जो कहा वो गलत था या वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट था, उसके बिना आपको ये भी नहीं समझ आएगा, लाइक ब्रेड एंड बटर वाली स्थिति है, बट ठीक है, इसको पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ये एक एग्जाम्पल है 1-वे अनोवा का। जैसे 1-वे अनोवा में बोला कि एक IV होता है और उसका 2 लेवल्स या 3 लेवल, मतलब उसके लेवल्स होते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम। He decides to try 3 methods. He randomly selects 5 subjects for each of the 3 group, 10th grade student के लिए। फिर 10 month of instruction में एक achievement test हुआ। The distribution of achievement, जिसको लेक्चर मिला था उसके ये स्कोर्स हैं, जिसको सेमिनार जिसने अटेंड किया उसके ये, जिसका डिस्कशन था उसका स्कोर ये है। तो क्या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था, यहाँ पर हम अनोवा कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि देयर विल बी नो डिफरेंस इन द अचीवमेंट, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इंस्ट्रक्शंस, मतलब टीचिंग इंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी कि देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप, है ना। तो N5 है, K3 है। अब देखो ये कैसे काउंट होता है, स्मॉल n का मतलब होता है कि आपके सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट तो हमारे हर ग्रुप में 5 ही है ना, तो 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो दैट इज़ योर स्मॉल n, ठीक है। K का मतलब होता है कितने लेवल हैं, 3 लेवल्स हैं, लेक्चर, सेमिनार एंड डिस्कशन, तो यहाँ पे K ले लिया 3,
n मतलब बड़ा n, यानी टोटल आपके कितने सारे हैं, हर ग्रुप में अगर 5 हैं तो इसको सिंपली निकाल, अभी ये देखो ये तो छोटा थोड़ा सैंपल है तो हमें फट से हमने काउंट कर लिया, जब थोड़े बड़े आते हैं इजीली कैसे काउंट करोगे तो k इंटू एन हो जाता है, तो बड़ा n इज इक्वल टू k इंटू एन, इसको कर लोगे। सबसे पहला होता है स्टेप करेक्शन। करेक्शन मतलब होता है ग्रैंड टोटल अपॉन n। जब हम इस सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, 52, 68 और 37 को ऐड कर लो। आफ्टर एडिंग यू विल गेट 157। 157 का होल स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय 15। 15 क्यों किया? बिकॉज ये फॉर्मूला है बड़ा n। बड़ा n क्या है? टोटल सारे सब्जेक्ट 15 हैं। दूसरा होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है? ये पूरा ऐड करो 8 से लेकर, मतलब ईच इंडिविजुअल स्कोर को हम ऐड कर रहे हैं। 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 11, ये सबके स्क्वायर्स को ऐड करके हम माइनस करेक्शन करेंगे। माइनस करेक्शन का मतलब ये, दिस इज योर करेक्शन, आई विल माइनस इट। जब ये सबको ऐड किया हमने तो मेरा टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये आया। ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये जो आपके हर टेबल में 52, 68 और 37 आया है, ये आपके बिटवीन ग्रुप है, क्योंकि ये अलग अलग हैं इसमें, है ना। तो 52 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर कर दो और ईच स्कोर को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। क्यों? क्योंकि हर ग्रुप में 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये n1, n2 और n3 देखो छोटा छोटा है ना, तो छोटा n का मतलब होता है हर ग्रुप में कितने सब्जेक्ट हैं। तो जैसे 52 का होल स्क्वायर करो अपॉन 5 करो, ठीक है। तो ये आपका आया बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। जब हमें विद इन सम ऑफ स्क्वायर निकालना होता है तो हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर को बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर से माइनस कर देते हैं, क्योंकि विद इन सम ऑफ स्क्वायर मेरा एरर होता है, ठीक है। तो जब मेरा ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना आया था, TSS आया था 141.73 और ये 96.13, इसको हमने लेस कर दिया 45.6 आ गया, ठीक है। सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जो टोटल वेरिएशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसकी कैसे पार्टीशनिंग होती है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखो, जब हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो हम क्या करते हैं, या तो हम बड़ा n-1 कर देते हैं सिंपली, हम मान लो 50 सब्जेक्ट्स हैं तो 50 - 1 49, या इस तरीके से भी करते हैं k इंटू n-1। अब जैसे यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो टोटल 15 है, बड़ा n 15 है, 15 माइनस n करोगे, 15 - 1 करोगे तब भी 14 आएगा, है ना। और अगर k इंटू n-1 को यूज़ करो तो k कितने हैं, 3 है, n कितना है, 5 है, और -1 कर दो, 3 इंटू 5 -1 कर दो, 15 - 1 कर दो, कितना आया, 14, है ना। अब ये मत कह देना कि 3 इंटू 5 और 3 इंटू 1 भी करेंगे, वो तब करते हैं जब ऐसे ब्रैकेट लगा होता है, यहाँ ब्रैकेट्स नहीं है, ठीक है। तो 3 इंटू 5 -1, k इंटू n देखो बिल्कुल अलग है, इसका मतलब सिर्फ 3 इंटू 5 ही करना है हमें, -1 बाद में करना है। तो इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो, आंसर सेम आएगा। बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर को बहुत ईजी है, k-1। इसका मतलब क्या होता है, कितने लेवल्स हैं, सेमिनार, डिस्कशन, लेक्चर 3 है, 3 लेवल्स हैं एक IV का, 3 - 1 कर दो 2 आ जाएगा। और WSS क्या होता है, n-k होता है या kn-1 होता है। इसमें भी देखो सेम आंसर आएगा, इसके भी 2 फॉर्मूले हैं जो भी आप याद कर सको। देखो इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है kn-1। अब k मेरा क्या है, 3 है, n क्या है, 5 है, 5 - 1। अब देखो ये क्योंकि ब्रैकेट में है तो हमें दोनों करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 5 15 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया, 15 - 3 12 हो गया। तो या तो ये kn-1 से निकल जाएगा, या तो दूसरा वाला कर लो, n-k कर लो। बड़ा n क्या है, 15 है, और k कितना है, 3 है, तो 15 - 3 कर लो, 12 आ जाएगा। तो ये भी 2 तरीके से निकल जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर का कैसे निकलेगा, ठीक है।
अनोवा का फॉर्मूला क्या होता है? मीन सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट अपॉन एरर, ठीक है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये होता है एफ निकालते हैं हम इससे। लेकिन ये मीन एमएसटी और एमएससी कैसे निकलेगा? जब हम सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। जब हम सम ऑफ स्क्वायर को, व्हेन द सम ऑफ स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय डीएफ यू गेट मीन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो द सम ऑफ स्क्वायर्स एसएसटी एंड एसएसई प्रीवियसली कंप्यूटेड फॉर वन वे अनोवा आर यूज्ड टू फॉर्म टू मीन स्क्वायर, एक ट्रीटमेंट और एक एरर के लिए, ठीक है। देखो अब ये समरी टेबल देखो, इस तरीके से आपको कुछ समरी टेबल दिखाई देगा। क्या मतलब होता है इसका? ये मैंने समरी टेबल पे भी इस तरीके से बना दिया ताकि आपको इजी हो जाए। ये सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट का 96.13 आया, एरर का ये आया, टीएसएस का ये आया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे? ट्रीटमेंट बीएसएस का k-1 यानी 3-1 कर देंगे, n-k कर दो यानी 15-3 कर दो, और n-1 इसमें कर दो। इस मीन सम ऑफ स्क्वायर को हमने क्या किया? 96.13 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो ये आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर दो तो 12 से ये आ जाएगा। एफ रेशियो क्या आया? 12.65। लेकिन इसका मतलब क्या है? 12.65 आया, अब इसको कैसे देखेंगे कि क्या है? अब हम अपना हाइपोथेसिस को इससे कैसे देखें कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट? देखो, चेकिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल विद द हेल्प ऑफ एफ रेशियो, एक टेबल होता है 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लेंगे 212, मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हम उसको लेते हैं इस तरह 212। 212 क्यों लिया? क्योंकि ट्रू बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है और एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है। इसको हम कहाँ पे चेक करते हैं? इसको हम 0.01 लेवल यानी सिग्निफिकेंस लेवल का जो 99% सिग्निफिकेंस लेवल है वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ V1 मतलब न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम और V2 मतलब डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यूमरेटर यहाँ पे तुम्हारा है 2 और डिनोमिनेटर है 12, तो 212 पे देखो, 212 6.927 है, राइट? 6.927 दिखा रहा है, मतलब 6। अब देखो 6.927 को अगर राउंड ऑफ करोगे तो 6.93 हो जाएगा ना, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5 है ना, तो 6.93। लेकिन हमारा एक्चुअल एफ रेशियो कितना आया? 12.65। अब देखो, अब जो टेबल में तुमने वैल्यूज देखी उसको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, ठीक है, और जो हमने निकाली वो एफ रेशियो है। नाउ व्हेन योर क्रिटिकल वैल्यू इज लेस देन योर एफ वैल्यू या योर एफ रेशियो, then your null hypothesis will be rejected. Null hypothesis will be rejected when f ratio will be greater than the critical value. Critical value क्या होती है? जो टेबल में से हमने देखी। टेबल पे कैसे देखोगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करके। बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम इज योर न्यूमिनेटर एंड विद इन का डिनोमिनेटर। 2/12 2/12 पे देखो, ठीक है, तो 6.927 है। 6.927 इज लेस देन 12.65। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है एफ रेशियो की वो बड़ी है और वो छोटी है, तो 12.65 इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू। तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन 0.1 लेवल, ठीक है। और जब भी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है तो मीन सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट एरर से बड़ा होता है। तो आपका देखो ट्रीटमेंट का जो मीन सम ऑफ स्क्वायर है वो कितना बड़ा है एरर से? दिस इज 48.07 एंड दिस इज 3.80। अब एक और तरीका होता है पी लेवल को चेक करने का। इसी पे एक पी लेवल आता है। व्हेन योर पी इज लेस देन 0.05 तब भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। ये ठीक है, पी वैल्यू से भी चेक करते हैं। ये आपको जब आप SPSS पे भी देखोगे ना तो एक पी लेवल आती है, सिग्निफिकेंस लेवल वैल्यू आती है, वो 2 वे अनोवा में क्लियर हो जाएगी। तो व्हेन योर पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 देन ऑल्सो योर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। और व्हेन योर एफ इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू देन योर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक। ये ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि इतना इंटरप्रिटेशन आपको समझ आ गया होगा।
अगर कोई भी दिक्कत होगी तो यू कैन कॉमेंट, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। अब बढ़ते हैं टू वे एनोवा की तरफ। देखो टू वे एनोवा का ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कैलकुलेशन, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि ईजिली आपको एक्सप्लेन कर दूँ। टू वे एनोवा क्या डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से जो मीन है क्वांटिटेटिव वेरिएबल का वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ टू कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब यहाँ पे क्योंकि दो कैटेगोरिकल वेरिएबल आ गए, अलग अलग लेवल दोनों के आ गए। अब टू वे एनोवा को हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें ये देखना है कि किस तरीके से दो आईवी जो है वो एक डीवी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, टू वे एनोवा विथ इंटरैक्शन टेस्ट 3 नल हाइपोथेसिस एट द सेम टाइम। अब टू वे एनोवा में एक इंटरैक्शन भी लेवल भी होता है, इंटरैक्शन भी होता है A इंटू बी। ठीक है, आगे अभी आएगा। पहला इसमें हम तीन हाइपोथेसिस को चेक किया जा सकता है। पहली हाइपोथेसिस होती है देयर इज नो डिफरेंस इन द ग्रुप मीन एट एनी लेवल, देयर इज नो डिफरेंस इन द ग्रुप, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस एंड द इफेक्ट ऑफ डीवी डज नॉट डिपेंड ऑन इफेक्ट ऑफ अदर। मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन द ग्रुप मीन एट एनी लेवल ऑफ फर्स्ट आईवी, फिर देयर इज नो डिफरेंस इन सेकंड आईवी एंड दैट द इफेक्ट ऑफ वन डज नॉट डिपेंड। ये तीनों नल हाइपोथेसिस है। इसी की ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम क्या बनाएंगे कि डिफरेंस होता है अलग अलग। ये तीन हाइपोथेसिस क्यों बनी है ये भी आपको समझ आ जाएगा अभी। देखो अब देखो वन वे एनोवा वर्सेस टू वे में क्या पहले डिफरेंस है ये भी समझ लो। वन वे यूनिडायरेक्शनल होता है लेकिन टू वे बाई डायरेक्शनल होता है। वन वे टू वे का मतलब होता है नंबर ऑफ आईवीज। वन वे एनोवा इवेलुएट करता है सोल फैक्टर का क्या इम्पैक्ट आएगा सोल रेस्पॉन्स वेरिएबल के ऊपर, है ना। ये क्या डिटरमाइन करेगा कि वेदर जो ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मीन ऑफ आईवी दे आर एक्सप्लेनेबल, वो चांस से एक्सप्लेनेबल है या क्या उसमें कोई स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं कि नहीं हैं। ये पहले भी आई हैव टोल्ड, अगेन आई एम टेलिंग। तो टू वे एनोवा वन वे का एक्सटेंशन है। वन वे के संग हमें सिर्फ एक आईवी का वेरिएबल हम देख सकते हैं उसका इफेक्ट, लेकिन टू वे के साथ हम टू इंडिपेंडेंट्स का देखते हैं, है ना। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसको ने कंपनी के वर्कर प्रोडक्टिविटी को दो आईवी से देखा, जैसे डिपार्टमेंट और जेंडर, फिर उसने दोनों को उसके इंट्रैक्शन को देखा। तो दो इंट्रैक्शन का मतलब होता है दो फैक्टर्स का इफेक्ट सेम टाइम पे हम देख रहे हैं, इसका मतलब होता है इंटरेक्शन। अब ये देखो एक क्वेश्चन है और इसका पूरा सोल्यूशन और इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, सपोज अ बॉटनिस्ट, उसको ये जानना है कि अगर इफ अ प्लांट ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सनलाइट एक्सपोजर एंड वाटरिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे दो आईवी है। पहला आईवी है आपका वाटरिंग फ्रीक्वेंसी, दूसरा आईवी है सनलाइट एक्सपोजर। ये IV2 है, ये IV1 है। ठीक है, she plants 40 seeds and lets them grow for 1 month under different condition for sunlight and watering frequency। 1 month के बाद उसने हाइट को रिकॉर्ड किया हर प्लांट की। ये कुछ टेबल इस तरीके से है। अब देखो ये पहला IV है, दिस इज IV1 एंड दिस इज IV2। इस IV के दो लेवल्स हैं, डेली एंड वीकली, और इस IV के 4 लेवल है, नॉन, लो, मीडियम, हाई। इतना समझ में आ गया। ये 2x4 का इंटरेक्शन चल रहा है। दिस इज 2x4, एक IV के 2 लेवल और एक IV के 4 लेवल। ठीक है, इन द टेबल अबव हमने देखा कि 5 प्लांट्स हैं हर कॉम्बिनेशन में। 5 प्लांट्स है ना, और टोटल बड़ा N क्या है, 40 है। अगर ये नहीं भी दिया होता क्वेश्चन में तब भी हम कैसे निकालते इसको, एक में 1 2 3 4 5 है और कितनी कंडीशंस हैं, 8 है, 5 8 जा 40। ठीक, इसमें क्या है, सबसे पहले हम सम ऑफ स्क्वायर को पहले फैक्टर के लिए निकालेंगे। अब हम जब पहले फैक्टर के लिए सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, यानी मेरा पहला फैक्टर है वाटरिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हम ग्रैंड मीन हाइट निकालेंगे 40 प्लांट्स के, यानी 4.8, 5, 6.4, 6.3, 4.4, 5.2, ये पूरा निकालते जाएंगे। ठीक है, ये पूरा 1 2, ये पूरी लाइन सारा का सारा इसको हम निकालेंगे
और डिवाइड करेंगे 40 से, तो मेरा आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर फॉर द फर्स्ट फैक्टर। ठीक, इसको कैसे निकालेंगे? 4.8, 5, 6.4, 6.3, 4.4, 5.2 इस तरीके से ऐड करते जाएंगे ये पूरा एक साथ। उसके बाद निकालेंगे मीन हाइट ऑफ ऑल प्लांट्स वाटर्ड डेली। अब ये तो अभी हमने निकाला, ग्रैंड मीन निकाला, ये ग्रैंड मीन हाइट है यानी डेली और वीकली को मिलाकर। लेकिन अब हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। अलग अलग कैसे निकालेंगे? मीन ऑफ डेली का निकालो। अब जब हम सिर्फ डेली का निकालेंगे तो डेली में सिर्फ 20 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें भी क्योंकि टोटल 40 है ना, लेकिन डेली और वीकली में तो 20 है, तो हम इसको अब डिवाइड बाय 20 करेंगे यानी 4.8 से लेकर 5.8 तक एडिशन करेंगे और डिवाइड करेंगे 20 से फॉर डेली, और यहाँ पे 4.4 से 5.5 तक ऐड करके डिवाइड बाय 20 करेंगे वीकली के लिए। ठीक, अब आपका डेली और वीकली दोनों आ गया और ये आ गया ग्रैंड मीन। अब क्यों निकाला? अब क्या करेंगे? सम ऑफ स्क्वायर फॉर द फैक्टर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वाटरिंग फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? ये इसमें क्या करना होगा? ये फॉर्मूला है सिग्मा एन का क्या मतलब है? सैंपल साइज ऑफ द ग्रुप। सैंपल साइज कितनी है? 20 है, डेली में 20 है, वीकली में 20। देखो यहाँ पे ग्रैंड सैंपल साइज नहीं लेनी है, यहाँ पे डेली और वीकली की अलग अलग लेनी है, 20 तो 20 ले ली। 5.155 क्या है? डेली का मीन है, और 5.1525 क्या है? ग्रैंड मीन है। ये हमें एरो थोड़ी सी गलत हो गई है, देखो 5.1525 इज़ द ग्रैंड मीन, 5.155 आपका क्या है? डेली का मीन है, और वीकली का 5.15 है। सो द फॉर्मूला इज 20 5.155 माइनस ग्रैंड मीन प्लस दिस और माइनस अगेन ग्रैंड मीन, मतलब उन दोनों को वीकली और डेली को हम ग्रैंड मीन से माइनस करके इनटू 20 कर देंगे। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करेंगे। अब उसी तरीके से सेकंड फैक्टर का करेंगे, सनलाइट एक्सपोजर का। अब सबसे पहले तो इसको करो, ये पूरा ये सब ऐड होगा, है ना, ये पूरा ऐड करेंगे, मतलब ये पूरा सनलाइट एक्सपोजर का ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 40, तो सनलाइट एक्सपोजर का ग्रैंड मीन आ जाएगा, है ना। अब एक चीज़ खाली देखो, बार बार ग्रैंड मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। 5.1525 यहाँ पर भी आ रहा है क्योंकि हम ऐड तो वही चीज़ है फिर से कर रहे हैं ना तो वही चीज़ है। अब मीन ऑफ नो सनलाइट, तो ग्रैंड मीन बस एक बार निकालना, ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन है, एक ही बार ग्रैंड मीन निकालो, ठीक है, और फटाक से दूसरे में आ जाना, ठीक है। अब नो सनलाइट का कैसे निकलेगा? अब इसमें तो सिर्फ 10 ही है, तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। देखो इसमें क्या है, ये पूरा 10-10 है, ये सारे 10-10 है अलग अलग ग्रुप्स में, तो इसको हम जैसे मान लो 4.8, 4.4, 3.2, 3.9, 4.4 ये सारा ऐड करेंगे और इसको 10 से डिवाइड करेंगे सबके अलग अलग के लिए, ठीक है। ये मीन सॉरी ठीक है, तो अब क्या करेंगे 10, 4.07, अभी देखो ये सबका निकला ना, दिस इज़ द मीन ऑफ नो सनलाइट, मीन ऑफ लो, मीन ऑफ मीडियम और हाई, ये चारों निकाल दिया हमने, और इसी तरीके से निकलेगा सारा जैसे ये निकला है। अब मैंने सारा शो नहीं किया इसमें, ठीक है। अब इसका फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर का वही चीज़ रहेगी जो हमने मीन निकाला है। अब यहाँ पे हम 20 के जगह पे हमने 10 लिया, अलग अलग इनका मीन लिया, और ग्रैंड मीन वही है, उससे हमने माइनस करके स्क्वायर किया, तो ये हमारा 18 पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अब सम ऑफ स्क्वायर विद इन कैसे निकालते हैं, एरर का कैसे निकालते हैं? अब इसमें ये नहीं करेंगे कि TSS माइनस BSS कर दिया, वो नहीं करेंगे इसमें सम ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या होता है, इसमें डेली वाटरिंग और नो सनलाइट, इसमें सबका अलग अलग करना पड़ेगा। यानी जैसे डेली वाटरिंग नो सनलाइट, इसका निकालो मीन 4.14 आएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना रहेगा 4.8 माइनस 4.14 का होल स्क्वायर, 4.4 माइनस 4.14 का होल स्क्वायर,
इस तरीके से करके सबका रिपीट करोगे प्रोसेस, इतना लंबा है ये, ठीक है। तो इसमें बहुत घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो SS फॉर डेली, जैसे SS फॉर डेली वाटरिंग नो सनलाइट निकाला, उसी तरह डेली वाटरिंग एंड लो सनलाइट निकाल लो। नो सनलाइट के लिए कैसे निकालोगे, कैसे निकलेगा, इसको ऐड करो सॉरी, इसका मीन निकालेंगे, उसके बाद 5 माइनस मीन करो, 5.2 माइनस मीन करो, फिर उसका होल स्क्वायर करते जाओ, है ना। दिस माइनस मीन और होल स्क्वायर, सबका अलग अलग करके ये सारी वैल्यूज़ निकल आएगी। अब हम इन सारी वैल्यूज़ का सम कर देंगे, मतलब 1.1512 प्लस 0.92 प्लस 1.78, ये सबका ऐड करेंगे तो एरर की वैल्यू आ गई। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा बताओ। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे हमें अब यहाँ पे सबका इंडिविजुअल लेके हमें ग्रैंड टोटल से माइनस करना है, यानी 4.8 माइनस 1525, ये 5.1525 करेंगे, फिर होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 माइनस, इसी तरह करते करते पूरा हम लोग यहाँ तक करेंगे, 5.5 तक करेंगे। लेकिन यहाँ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल से माइनस करेंगे, और एरर वाले में हम क्या कर रहे थे, मीन से हम एक एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ को मीन से माइनस कर रहे थे अलग अलग। जैसे नन के मीन से हम नन की वैल्यूज़ माइनस करके स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब टोटल की बात होगी तो हम ग्रैंड टोटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। अब सम ऑफ स्क्वायर इंट्रैक्शन कैसे निकालेंगे। इंट्रैक्शन में क्या होता है, SS इंट्रैक्शन का होता है SS टोटल माइनस फैक्टर 1 माइनस फैक्टर 2 माइनस विद इन, यानी जब हम इंट्रैक्शन निकालेंगे तो हम जो हमारा SS टोटल आया है उससे हम फैक्टर 1 और फैक्टर 2 का SS माइनस करेंगे, प्लस जो हमने विद इन निकाला है, जो एरर निकाला है उसको माइनस करेंगे। जब हम उन सबको माइनस कर देंगे तो मेरी वैल्यू आएगी SS इंट्रैक्शन की ये। जैसे यहाँ पे देख लो, सबकी वैल्यूज़ देख लो क्या क्या आई है, देखो एरर की ये आई है ना 8 पॉइंट, ये तो ये 8.684 हो गया। फिर इसकी देखो 18.76 आई है सम ऑफ स्क्वायर सनलाइट का, है ना। उसी तरह ये वाटर का, है ना, इसी तरह ये उसका आया है, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर आया है ना 28 पॉइंट ये। तो ये जब हम सारा माइनस कर देंगे तो मेरा SS इंट्रैक्शन आ जाएगा। अब हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनेगा, जिसमें SS लिखाएंगे, DF वैल्यू। अब DF EF कैसे आया है ये अभी हम बताएंगे। देखो ये पूरा टेबल है, लेकिन इस टेबल में चीज़ें आई कैसे हैं, फिट इन कैसे हुई है, SS बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने कैलकुलेशन किया है उसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। अब DF कैसे निकला, सबसे पहले तो ये जान लो कि J जो होता है वो नंबर ऑफ लेवल ऑफ वाटरिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी 2 डेली एंड वीकली। तो जो हम J ले रहे हैं, J वाटरिंग फ्रीक्वेंसी का लेवल है, और जो हम K ले रहे हैं वो सनलाइट एक्सपोजर का लेवल है, यानी 4। वाटरिंग फ्रीक्वेंसी का 2 और सनलाइट का 4, ठीक है। और MS कैसे निकलता है ये हम पहले भी बताए हैं आपको 1 वे में, कि MS जो निकलेगा मीन सम ऑफ स्क्वायर, वो सम ऑफ स्क्वायर बाय DF होता है। DF कैसे निकलेगा, वाटरिंग फ्रीक्वेंसी का DF कैसे निकलेगा। देखो वाटरिंग फ्रीक्वेंसी में J-1 करेंगे। J-1 क्यों करेंगे, J का मतलब होता है वाटरिंग फ्रीक्वेंसी का कितना लेवल है, वाटरिंग फ्रीक्वेंसी का 2 लेवल है, तो 2 - 1 कर दिया, 1 आ गया, तो वाटरिंग फ्रीक्वेंसी का DF हो गया 1। सनलाइट एक्सपोजर का कैसे होगा, K-1। K मतलब यहाँ पर K क्या है, सनलाइट एक्सपोजर का। यहाँ पे आप कुछ भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, लेकिन यहाँ ज़्यादातर ये यूज़ होता है। सनलाइट एक्सपोजर के 4 लेवल है, तो 4 - 1 कर दो, 3 हो जाएगा, ठीक है। इंट्रैक्शन कैसे निकलता है, J-1 इंटू K-1। ऊपर आपने J निकाला, K निकाला, वही चीज़ है ना, J-1 और K-1, यानी इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा। एरर को कैसे निकालेंगे, एरर को जब निकालेंगे तो ये बड़ा N हो जाएगा, ठीक है, बड़ा N माइनस J इंटू K। J इंटू K मतलब बड़ा N क्या है आपका, टोटल सैंपल 40 है, तो 40 ले लेंगे
जे क्या है 2 है और के 4 है, तो 32 आ गया। टोटल का क्या होता है, बड़ा n माइनस 1, ये इग्नोर करना, छोटा n गलती से लिख गया है, n माइनस 1 यानी बड़ा n, तो 40 माइनस 1, ये सारा df निकल गया। अब आ जाओ, सबके df हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ms कैसे निकलेगा, सबको ss अपॉन df कर देंगे, ms आ गया। और जब हमने ये f वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है, अब इसको इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, p वैल्यू इसकी देखेंगे, देखो 0.311 है p वैल्यू। अब इंटरप्रिटेशन में p वैल्यूज आपको बता देती हूँ, जैसे 0.97 है। अब 0.97 जो है वो 0.0 जो p वैल्यू है इंटरेक्शन की, पहले देख लो 0.97 क्या है, 0.05 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी तरह इंटरेक्शन की वैल्यू 0.311 है, अगेन ये 0.05 से ज़्यादा है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब यहाँ पे अगर इसका देखो सिग्निफिकेंस लेवल, तो 0.000 पे है, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 0.05 से कम है, तो ये क्या हो गया, ये सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। तो इसका नल हाइपोथेसिस ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो व्हेन p वैल्यू इज लेस देन 0.05 नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, बट व्हेन p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। इसका f कैसे निकलेगा, ms वाटरिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन ms विद इन, मतलब वाटरिंग फ्रीक्वेंसी की f वैल्यू कैसे निकली है, वाटरिंग फ्रीक्वेंसी को हम विद इन से अप डिवाइड किया। ये देखो, ये जो f वैल्यूज़ निकली है ना, ये कैसे निकली है बताओ, वाटरिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विद इन, सनलाइट एक्सपोजर डिवाइडेड बाय विद इन, तो इस तरह से ये निकला है। ये मत सोचना कि मैंने f वैल्यू नहीं बताया है, f वैल्यू आगे है। f वैल्यू से कैसे इंटरप्रेट करेंगे, पहले मैं आई वॉज टेलिंग अबाउट p वैल्यू। तो f वैल्यू निकल गई, सबको हम विद इन से डिवाइड करते हैं, सारी वैल्यूज़ को अलग अलग, जैसे वाटरिंग फ्रीक्वेंसी का ms, सनलाइट का, और उसका डिवाइड करेंगे विद इन से। अब p वैल्यू का बताया, अब देखो p वैल्यू जो इसको कॉरेस्पॉन्ड करती है, इसको हम टेबल से भी चेक कर सकते हैं, f से कैसे पता लगाएंगे। अब इसका 132 है, क्यों 132 है, 132 क्यों है, क्योंकि इसका df जो है वो 1 है और इसका df 1 है, और हम सब में विद इन का df लेंगे, तो 132, 332 एंड 332 इस लेवल पर हम चेक करेंगे सारे अब इसको जैसे मैं टेबल से भी चेक करना बता दे रही हूँ आपको, जैसे ये टेबल है, तो 132 पे देखो, 132 पे 4.149 है, 4.149 है, दिस इज़ द क्रिटिकल वैल्यू। अब आपके टेबल में f वैल्यू 0.000 है, ये वैल्यू क्या है, उस क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है, तो जब f वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से छोटी हो गई तो हमने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया, है ना। उसी तरह आप आ जाओ इस पर 332 पे, 332 को देखो, 332 2.901, ठीक है, 2.901 क्या है, वो 23.04 से छोटी हो गई, तो यहाँ पे मेरी f वैल्यू क्या है, बड़ी हो गई, तो हमने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। और अगेन यहाँ पे जब देखोगे 332 पे वही वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू भी छोटी है, ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये उल्टा होता है, जब आपकी f वैल्यू ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जब आपकी p वैल्यू 0.05 लेवल से छोटी होगी हम तब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है। तो ये जो जितना भी मैंने अभी कहा ये सारा मैंने इसमें लिख दिया है। ऑल्सो तो क्रिटिकल वैल्यू f वैल्यू को इंटरप्रेट करेंगे तो व्हेन f वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। वही जो बात है 132 पे 4.149 है तो क्रिटिकल वैल्यू ग्रेटर है f वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। फिर सनलाइट में लिए भी क्रिटिकल वैल्यू इतनी है
एफ वैल्यूज वे मोर ग्रेटर देन, क्योंकि 23.0, तो यहाँ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये जितना भी मैंने कहा ये सारा एक्सप्लेनेशन वही चीज़ है। तो जब एफ वैल्यू लार्जर है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, और जब पी वैल्यू लेस है 0.05 से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। तो ये रिजल्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि सनलाइट एक्सपोजर इज द ओनली फैक्टर जिसका स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है प्लांट हाइट पर। ऑल्सो बिकॉज कोई इंट्रैक्शन इफेक्ट नहीं है, तो सनलाइट एक्सपोजर का इफेक्ट कंसिस्टेंट है अक्रॉस ईच लेवल। आई होप कि मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेन किया आपको समझ आया हो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा। एंड आई होप कि ये जो मैं लेकर आई हूँ ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी हेल्प ज़रूर करेगा आपके समझने में। एंड यस, सो आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्ड यू। एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, नए नए टॉपिक्स पढ़िए, जो भी और आपको चाहिए आप ज़रूर कमेंट करिए, एंड मैं भी देखती हूँ कि और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आई कैन ब्रिंग फर्दर। ओके, सो यस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।